नेक्स्ट एनसीईआरटी में लिखा गया है कि वैंडियम स्टेबलाइज होता है VO2 प्लस में, फिर वैंडियम 4 स्टेबलाइज होता है VO2 प्लस में, फिर TI4 स्टेबलाइज होता है TiO2 प्लस में। ऑक्सीजन स्टेबलाइज करता है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को फ्लोरीन के कंपेयर में, मतलब कि Mn4, तो Mn पे देखा जाए तो यहाँ पे +4 ही ऑक्सीडेशन आएगा, एंड वही Mn2O7 जो होता है इसमें हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होता है Mn का। तो इसका रीज़न बताया गया है कि ऑक्सीजन जो होता है इसके पास एबिलिटी होता है कि ये फॉर्म कर सकता है मल्टीपल बॉन्ड मेटल के साथ, एंड यही जो होता है ये इसके सुपीरियरिटी को एक्सप्लेन करता है। कोवैलेंट ऑक्साइड Mn2O7 जो होता है इसमें ईच Mn जो होता है ये टेट्राहेड्रली सराउंडेड रहता है O से। यहाँ पे देख सकते हैं फिगर में, ये है Mn2O7 का फिगर, यहाँ पे देख सकते हैं 2 Mn है एंड 7 ऑक्सीजन है, 1 2 3 4 5 6 एक 7। तो यहाँ पे देख सकते हैं MnO Mn ब्रीज है, जो कि यहाँ पे बोला गया है MnO Mn ब्रीज होता है, एंड ईच Mn सराउंडेड है ऑक्सीजन से टेट्राहेड्रली। एंड फिर एनसीईआरटी में कॉमन फॉर्मेट दिया गया है टेट्राहेड्रल, मतलब कि ये MO4N- करके M के जगह पे कोई भी मेटल होगा। तो एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया गया है वैंडियम 5, क्रोमियम 6। तो यहाँ पे देख सकते हैं अगर हम क्रोमियम 6 को लिखना चाहें इस फॉर्मेट में तो यहाँ पे Cr आएगा, एंड यहाँ पे ऑक्सीजन 4 ऑलरेडी है, एंड यहाँ पे चार्ज जो आ जाएगा ये 2- आ जाएगा। एंड फिर Mn5 के लिए लिखे तो Mn यहाँ पे मेटल के जगह Mn आ जाएगा, फिर ये ऑक्सीजन 4 हो जाएगा, एंड इस पे चार्ज 3- आ जाएगा। फिर Mn6 का बात करें तो इसको भी लिख सकते हैं इसी फॉर्मेट में, यहाँ पे Mn लिखेंगे, फिर ये ऑक्सीजन 4 है एंड इस पे चार्ज 2- है। इसको सिंपल अगर कंफ्यूजन होता है कि ये सही है या नहीं तो सिंपल इसको चेक कर लेना, ये X+ हो जाएगा, एंड ऑक्सीजन के लिए लिखे तो ये -2 × 4 हो जाएगा बराबर -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे X -8 बराबर -2, तो X बराबर -2 + 8 हो जाएगा, मतलब कि +6 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है, तो मतलब कि ये सही है। Mn7 फॉर्म करेगा MnO4-। नेक्स्ट है केमिकल रिएक्टिविटी एंड E0 वैल्यूज़। तो E0 वैल्यू जो होता है Mn, Ni, Zn का, ये बहुत ही ज़्यादा निगेटिव होता है एक्सेप्टेड जनरल ट्रेंड से। Mn3+ एंड CO3+ आयन जो होता है ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है एक्वस सॉल्यूशन में। नेक्स्ट है आयन Ti+2, V2+, क्रोमियम 2+ जो होता है ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, एंड जब ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट रिएक्ट करता है डाइल्यूट एसिड से तो लाइब्रेट करता है हाइड्रोजन को। तो यहाँ पे रिएक्शन की हेल्प से समझाया गया है Cr+2 जो है ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, एंड ये रिएक्ट कर रहा है डाइल्यूट एसिड से, तो यहाँ पे लाइब्रेट हो रहा है हाइड्रोजन, एंड Cr+2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब कि ये Cr+3 में कन्वर्ट हो गया है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। तो मेनली 2 टाइप्स का मैग्नेटिक बिहेवियर होता है, डाईमैग्नेटिज्म एंड पैरामैग्नेटिज्म। तो एनसीईआरटी में दिया गया है डाईमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। तो डाईमैग्नेटिक में क्या होता है कि जब फील्ड को अप्लाई किया जाता है तो वहाँ पे रिपल्सन होता है, एंड पैरामैग्नेटिक में जब फील्ड को अप्लाई किया जाता है तो वहाँ पे अट्रैक्शन होता है, एंड फेरोमैग्नेटिक में अट्रैक्शन तो होता है बट बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है। एंड नेक्स्ट बोला गया है कि पैरामैग्नेटिज्म के एक्सट्रीम फॉर्म को बोलते हैं फेरोमैग्नेटिज्म, एंड मैग्नेटिक मोमेंट को लिख सकते हैं म्यू बराबर N+2। N जो होता है ये एम्पियर इलेक्ट्रॉन रहता है, एंड मैग्नेटिक मोमेंट का जो यूनिट होता है इसको Bm लिखते हैं। Bm को बोलते हैं वोर मैग्नीटॉन, मतलब कि यहाँ पे देख सकते हैं Bm जो है ये वोर मैग्नीटॉन है, एंड इसका शॉर्टकट है अगर हमें मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करना है, मतलब कि हमें क्वेश्चन दिया रहता है ना कि ये पैरामैग्नेटिज्म है या डाईमैग्नेटिज्म है। तो पैरामैग्नेटिज्म का सिंपल मीनिंग है कि वहाँ पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा, तो कहीं पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन 3 है तो उसको हम सिंपल
3 डॉट करके कुछ वैल्यू जो दिया रहेगा, मतलब कि जो वैल्यू दिया रहता है वो ऑप्शन में एक ही रहता है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयन। इलेक्ट्रॉन जंप करता है लोअर एनर्जी d ऑर्बिटल से हायर एनर्जी d ऑर्बिटल तक। तो इसमें क्या होता है कि ये लोअर एनर्जी ऑर्बिटल है एंड ये हायर एनर्जी ऑर्बिटल है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो होता है यहाँ से ये एक्साइट कर जाता है, और एक्साइट करने के बाद क्या, मतलब जब एक्साइट करेगा तो कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा एंड फिर ये एक्साइटेड स्टेट से फिर बैक अपने नॉर्मल मतलब कि ग्राउंड स्टेट में आएगा तो एनर्जी रिलीज़ करेगा, एंड ये एनर्जी जो रिलीज़ करेगा वो विजुअल रीजन में रिलीज़ करेगा, जिसके वजह से कि कंपाउंड जो होगा वो कलर्ड शो करेगा। एंड फिर नेक्स्ट दिया गया है कि ये जो विजुअल रीजन होता है, मतलब कि यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री टाइप का कलर दिखता है। अगर ब्लू एब्जॉर्ब हुआ है तो ऑरेंज दिखाई देगा, रेड ऑब्जॉर्ब हुआ है तो ग्रीन दिखाई देगा। लाइगेंड की नेचर पे डिपेंड करता है कि किस टाइप के फ्रीक्वेंसी का लाइट एब्जॉर्ब होगा। यहाँ पे सिंपल हमें एलिमेंट का कलर याद रखना है। Ti3+ का होगा पर्पल, V4+ का होगा ब्लू, V3+ का होगा ग्रीन, V2+ का होगा वायलेट, Cr3+ का होगा वायलेट, Mn3+ का होगा वायलेट, Cr2+ का होगा ब्लू, Mn2+ का होगा पिंक, Fe3+ का होगा येलो, Fe2+ का होगा ग्रीन, CO3+ का होगा ब्लू एंड CO2+ का होगा पिंक, Ni2+ का होगा ग्रीन, Cu2+ का होगा ब्लू एंड जिसका भी मतलब कि d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन 0 रहेगा एंड d ऑर्बिटल फुल फिल्ड रहेगा वो कलरलेस होगा। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया गया है, तो ये सब का नेमिंग कर लेना एंड ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर लेना। मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बहुत ही अच्छा से बता दी हूँ ये सबको। ट्रांजिशन मेटल जो होता है ये फॉर्म करता है लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, क्योंकि इसके पास स्मॉलर साइज का मेटल आयन होता है, हाई आयनिक चार्ज होता है एंड जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसके पास d ऑर्बिटल अवेलेबल रहता है बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। नेक्स्ट है कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़। ट्रांजिशन मेटल है एंड इसका जो कंपाउंड है उसको जानते हैं कैटालिटिक एक्टिविटी के लिए। इसके पास एबिलिटी होता है कि ये अडॉप्ट कर सकता है मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट को एंड फॉर्म कर सकता है कॉम्प्लेक्स को। एग्जांपल में ले तो Mn के पास कितना +2 से +7 ऑक्सीडेशन स्टेट रहता है। क्रोमियम का बात करें तो +2 भी होता है, +3 भी हो सकता है, +4 भी हो सकता है। देख सकते हैं मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट है। वैंडियम ऑक्साइड जो होता है जिसको कि V2O5 बोल सकते हैं, ये होता है कांटेक्ट प्रोसेस के लिए। फिर फाइनली मतलब कि आयरन जो होता है इसका यूज़ किया जाता है हैवियर प्रोसेस में। आयरन जो होता है वो मतलब कि स्मॉल पार्टिकल टाइप का होता है, उसको बोला गया फाइनली डिवाइडेड। एंड नेक्स्ट दिया गया है निकल जो होता है ये कैटालिटिक की तरह एक्ट करता है हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में। एंड यहाँ पे जो कैटलिस्ट के बारे में इतना समझाया गया है उसको सिंपल समझते हैं इस एग्जांपल से। तो यहाँ पे देखो ये कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट कैसा होता है, सॉलिड होता है। तो ये सॉलिड से क्या होता है कि हाइड्रोजन आके ऐड हो जाता है। तो जैसे ही हाइड्रोजन आके इससे ऐड होगा ये दोनों के बीच का जो बॉन्ड होगा वो ब्रेक हो जाएगा। जैसे ही ये दोनों के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा तो अब ये इससे आके ऐड हो जाएगा। तो ये जो है इथीनी है तो इथीनी बन जाएगा इथेन। तो अब थ्योरी समझते हैं। कैटलिस्ट जो है ये सॉलिड सरफेस है, यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है एंड बॉन्ड का फॉर्मेशन किसके बीच में होता है, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स जो लिए थे हाइड्रोजन HH ये ऐड हो जाता है कैटलिस्ट के सरफेस से। जैसे ही ये कैटलिस्ट के सरफेस से अटैच होता है ये दोनों के बीच का बॉन्ड ब्रेक कर जाता है। तो वही यहाँ पे बोला गया है इस इफ़ेक्ट की वजह से इंक्रीज़ कर जाता है रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कैटलिस्ट के सरफेस पे। एंड ये जो बॉन्ड ब्रेक हुआ है इसके वजह से क्या होता है कि ये जो दोनों हाइड्रोजन सेपरेट हुआ है तो ये जो मतलब कि रिएक्टिंग स्पेसिस में जो CH2 डबल बॉन्ड CH2 रहता है
इससे आके ऐड हो जाता है। जैसे ही ऐड हो जाएगा ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा तो यहाँ पे फॉर्मेशन होगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 का। नेक्स्ट है आयरन थर्ड कैटलाइज करता है रिएक्शन बिटवीन आयोडाइड एंड परसल्फेट आयंस। तो यहाँ पे रिएक्शन दिया गया है I-H2O82- I- जो है वो कन्वर्ट हो गया है I2 में एंड H2O82- जो है ये SO42- में कन्वर्ट हो गया है। तो अब क्या किया जाता है, Fe3+ का यूज़ किया जाता है। तो जैसे ही यहाँ पे Fe3+ का यूज़ करेंगे तो ये I- जो है ये I2 में कन्वर्ट हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं, एंड ये Fe2+ बन गया। एंड फिर जब Fe2+ ऐड करेंगे H2O82- में तो ये बन जाएगा SO42-। तो यहाँ पे देख सकते हैं SO42- बना है एंड ये Fe3+ है।